हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकलेट लर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू वीडियो सीरीज जिसमें हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी लैंग्वेज। क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं और अब इस तरह के एक्सप्लेनेशन की आप सबको जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए आज मैं ये वीडियो सीरीज शुरू कर रही हूँ। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि हम इस वीडियो सीरीज में क्या टारगेट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं से मिल तो जाता है इंटरनेट से, लेकिन प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, या फिर आप प्रोग्राम को रटने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको प्रोग्राम की वर्किंग बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है कि कौन सा वेरिएबल क्यों बन रहा है, कहाँ पे क्या लूप हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वीडियो सीरीज में हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, इस वीडियो सीरीज में वन बाय वन हम देखेंगे सी लैंग्वेज पर बनाए हुए डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम। यानी सी लैंग्वेज पर हाउ टू क्रिएट एन एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज, sorting algorithms, सर्चिंग algorithms एंड ऑल दोज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और हम देखेंगे कि हर किसी का प्रोग्राम एक्चुअली सी लैंग्वेज में कैसे बनाया होता है, और उस प्रोग्राम के हर लाइन का लाइन बाय लाइन हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों का डेटा स्ट्रक्चर्स का बिल्कुल भी बेस नहीं है, यानी आपको नहीं पता है कि एरे क्यू या क्या होता है, क्यू में फ्रंट और रियर वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, यानी आपकी जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के वो क्लियर नहीं है, तो आप अभी इस वीडियो सीरीज को ना देखें। देयर इज अनदर वीडियो सीरीज दैट इज गोइंग टू बी ऑन दिस चैनल, जिसमें मैं डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करूंगी विथ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। यानी आपको एग्जाम में थ्योरी में क्या लिखना है या आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए हर डेटा स्ट्रक्चर की, उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम डेप्थ में सीखेंगे, ताकि जब आप उसको कोड के साथ इंप्लीमेंट करें तो आपको एक्चुअली पता हो कि हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं या क्या कोड लिखना है, सो दैट आपको कोड याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको नेचुरली इंप्लीमेंटेशन समझ में आए। सो अगर ऐसा केस है तो आप पहले वो थ्योरी वाली वीडियो सीरीज से गो थ्रू करें, स्ट्रेंथन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके बाद ही इन इम्प्लीमेंटेशन इस वीडियो सीरीज पर आए। क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं और प्रोग्राम्स को समझने वाले हैं। समझने के बाद एक बार हम उन प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे कि हमने क्या समझा और आउटपुट एग्जैक्टली कैसा आ रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड with our first topic of implementation, that is the easiest data structure, arrays। तो देखते हैं एक बेसिक एरे बनाने का सिंपल प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं और उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग। तो मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर मेरे सामने है सी कंपाइलर, जिसपे मैं आपको पहले पूरा प्रोग्राम और उसका आउटपुट दिखा रही हूँ, सो दैट जब आप समझे तो आपको पता लग जाए कि हम प्रोग्राम में क्या टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमारा टारगेट था एक सिंपल स्टैटिक एरे क्रिएट करना और उसके हर एलिमेंट को फॉर लूप के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट कराना। तो हमारा जो टारगेटेड आउटपुट है वो है कुछ इस तरीके से कि सारे एरे एलिमेंट्स जो है वो इस तरह प्रिंट हो जाने चाहिए स्क्रीन पर, जो भी हमने एरे में पुट किए होंगे। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो वही सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख लिया है, और अब एक बार समझते हैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। सो एज वी कैन सी, पहली लाइन हमें पता है कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल जो है अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। इन एवरी सी प्रोग्राम आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, विच इज इंक्लूजन ऑफ दिस हेडर फाइल, इंट मेन फंक्शन की शुरुआत, रिटर्निंग जीरो, और या फिर अगर आप किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न करा रहे हैं तो जीरो के अलावा कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं, एंड इसका पेयर ऑफ ब्रेसेस जो कि यहाँ स्टार्ट हुआ था और यहाँ एंड हुआ है। इतना पार्ट हमें हर सी प्रोग्राम में लिखना ही पड़ता है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। एरे की इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं और यहाँ से समझते हैं। यहाँ हमने कहा है इंट ARR5। विद दिस हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इंटीजर टाइप का, यानी कि हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं मेमोरी में जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज को सेव करेंगे, इसलिए इसका डेटा टाइप जो है वो हमने इंट दिया है। साथ में हम बताते हैं ARR5। दिस मीन्स हम कह रहे हैं कि मेमोरी में एक 5 एलिमेंट्स को सेव करने लायक स्पेस मुझे जो है दिलवा दीजिए, और इस स्पेस का नाम है ARR। तो द मोमेंट हम यहाँ लिखते हैं ARR5, मेमोरी में एक ARR के नाम पर एक स्पेस अलॉट हो जाती है जिसमें आपको 5 एलिमेंट सेव करने लायक जगह मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे आपने एरे का नेम और साइज बताते ही उसके एलिमेंट्स भी साथ साथ बता दिए हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि आप साथ ही साथ बता रहे हैं कि ये जो 5 की स्पेस हमने बनाई है, इस 5 की स्पेस में हमें 10, 20, 30, 40 और 50 ये 5 एलिमेंट्स जो है सेव कराने हैं, जो हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब इतना काम करने के बाद हमारी जो मेमोरी है उसमें हमें ARR के नाम पर एक स्पेस मिल चुकी है, एरे, और इस ARR में ये 5 एलिमेंट सेव हो चुके हैं जो हमने यहाँ दिए थे। अब बारी आती है इन एलिमेंट्स को स्क्रीन पर प्रिंट कराने की। तो क्योंकि हम ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से जानते हैं
कि एरे को हर एलिमेंट को एक एक इंडेक्स असाइन होता है सो दैट हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाए फ्रॉम एरे। यानी रैंडमली अगर कोई मुझे बोले कि इस एरे में से 40 एलिमेंट को एक्सेस करिए, 50 को एक्सेस करिए, तो मुझे पता होना चाहिए एरे की कौन सी पोजीशन पे जाके उसे रिट्रीव करना है। बाय डिफॉल्ट एरे का जो इंडेक्स है वो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो आते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है जो कहती है एरे एलिमेंट्स आर। यानी कि अगर इसे अभी आप कंपाइलर के आउटपुट पर देखेंगे तो ये जो लाइन यहाँ लिखी आ रही है एरे एलिमेंट्स आर, इसे प्रिंट कराने के लिए वो प्रिंटफ स्टेटमेंट दी गई है, एरे एलिमेंट्स आर। आगे बढ़ते हैं तो हम फॉर लूप पर आ जाते हैं। फॉर लूप हमारी मदद करता है किसी भी चीज को गिनती के हिसाब से चलाने में। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, तो कंपाइलर बारी बारी से हर एलिमेंट पर जाए एक एक बारी और उसे प्रिंट कर ले। ऐसा कुछ भी अचीव करने में फॉर लूप हमारी मदद करता है। तो ये फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है? मैंने कहा है एक लूप बनाना है, एक लूप चलाना है, यानी कोई काम बार बार कराना है। क्या काम बार बार कराना है? मैं कह रही हूँ इंटीजर आई, यानी एक आई नाम का वेरिएबल मेमोरी में बना दीजिए जो कि इंटीजर टाइप होगा, यानी इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू मैं सेव कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने वो वैल्यू बता भी दी है कि मैं इसके अंदर 0 वैल्यू अभी सेव कर रही हूँ। आगे आप कहते हैं कि ये आई की जो वैल्यू है ये बार बार बदलेगी। प्लस प्लस का मतलब है बार बार एक एक बढ़ानी है, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एस एंड सो ऑन। आपको ये वैल्यू एक एक बारी आगे आगे बढ़ानी है। और कहाँ तक बढ़ानी है? हम यहाँ कहते हैं कि i इज लेस देन 5, यानी जब तक i 5 से कम रहे तब तक बढ़ानी है। यानी जैसे ये 4 पे पहुंचेगा तो ये अपने लूप को 5 होने से पहले ही बंद कर देगा, क्योंकि आपने कहा है लेस देन 5 तक। तो हम ये जान चुके हैं कि जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, ऐसे 5 बार चलेगी। यानी हमें काउंटिंग करने के लिए कुछ मिल चुका है। अब जब हम ये बता चुके हैं तो साथ में इस लूप के अंदर हम एक काम बता देते हैं कंपाइलर को कि जब ये अपनी काउंटिंग कर रहा हो तब आप साथ साथ कुछ प्रिंट करते रहना। क्या प्रिंट करना है? ये डबल कोट्स के अंदर जो मैंने परसेंटेज डी दिया है ये बताता है कि कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो बार बार प्रिंट करनी है। साथ में हम कॉमा लगा के बता भी देते हैं कि कौन सी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। यहाँ हम कह रहे हैं एरे ऑफ आई, यानी एरे में से, यानी इस डेटा स्ट्रक्चर में से। ऑफ आई का मतलब है अभी भी आई की जो करंट वैल्यू होगी उसी पोजीशन पर चले जाना और वहां जो वैल्यू लिखी है उसे प्रिंट कर देना। यानी जब आपके आई की वैल्यू अभी 0 है तो ये एरे में 0th पोजीशन पे चला जाएगा और 0th पोजीशन पे जो वैल्यू इस समय सेव है उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, यानी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा 10। सिमिलरली जब ये अपने इस काम को खत्म कर चुका होता है तो ये वापस, क्योंकि ये एक लूप है, तो ये वापस घूमकर अपनी ही जगह पर आता है। फिर वापस चेक करता है कि मुझे बोला गया था कि हर बार आई को एक बढ़ाना है। एक बढ़ाने का मतलब है अब हमारी आई की वैल्यू 0 से बन चुकी है 1। तो ये यहाँ चेक करता है क्या 1 की वैल्यू 5 से कम है? बिल्कुल कम है। वापस से लूप के अंदर आता है, फिर से वही काम कराता है। तो अब ये फिर से एक इंटीजर प्रिंट कराने की कोशिश करेगा। कौन सा इंटीजर? एरे ऑफ आई। आई की वैल्यू अब बन चुकी है 1। तो ये कहेगा एरे में आई की वाली वैल्यू यानी फर्स्ट पोजीशन पे चले जाओ और वहां जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो। तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 20। सिमिलरली अगली बार ये फिर से घूमकर वापस आएगा, फिर आई की वैल्यू को एक बढ़ाएगा, यानी अब आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2। फिर से वही काम प्रिंट करने के लिए कहेगा एरे ऑफ आई, यानी एरे ऑफ 2, यानी सेकंड पोजीशन पे जाओ और जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो। तो ये प्रिंट कर देगा 3। इस तरह प्रिंट करते करते ये 40 और 50 को स्क्रीन पर प्रिंट कर चुका होगा। 50 होने के बाद जब ये लूप आगे बढ़ेगा और यानी अब आई की जो वैल्यू है वो मेमोरी में करते 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 5 बन चुकी होगी। तो इस फाइनल बार जब ये वापस घूमकर अपने लूप पर आएगा और चेक करेगा क्या आई की वैल्यू अभी भी 5 से कम है, पर अब हमारी आई की वैल्यू तो 5 बन चुकी है, तो ये कहेगा कि नहीं, अब ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं रही, तो अब हमें ये अंदर का काम नहीं परफॉर्म कराना है, बस इतना ही परफॉर्म करा के हमें इसे छोड़ देना है। तो इस तरह हमारा लूप जो है वो बारी बारी से एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करता है और एक एक एलिमेंट को प्रिंट करता है। अब एक बार वापस आउटपुट स्क्रीन पर चले जाते हैं और रिलेट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह प्रिंट हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं बिल्कुल वही काम इसने किया है हमारे लिए। एरे के पांचों एलिमेंट्स को बारी बारी से प्रिंट कर दिया है। अगर हम चाहते कि ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं ये एक लाइन में एक साथ ना आकर एक के नीचे एक आते, जैसे मैं अभी स्क्रिबल करके स्क्रीन पर लिख रही थी, तो आप यहाँ परसेंटेज डी के बाद एक छोटा सा स्लैश एन डाल सकते हैं। ये हर बार बताता है कि जब भी आप एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर दें उसके बाद आप स्लैश एन यानी नेक्स्ट लाइन पर चले जाए। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं
तो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह। ये था एक सिंपल प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल एरे इन सी एंड देन प्रिंटिंग इट्स एलिमेंट्स। आगे के वीडियो लेक्चर्स में अब हम स्टेप बाय स्टेप इसी की इम्प्लीमेंटेशंस को और एडवांस करते चलेंगे विद फर्दर टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।